अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं एमपीटी वर्ग 2 का मेरा क्लास चल रहा है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आज हम जो मजमून लिए हैं वो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, यानी आपका जो ज़बान की तदरीस के उसूल होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का इस मजमून पर हम बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर ले, ठीक है। तो चलिए बिना ताखिर के मजमून की तरफ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम इस बात को समझते हैं कि ज़बान की तदरीस के उसूल जो है हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो ज़बान क्या है? ज़बान क्या है? एक भाषा है और इसको जो है सिखाने का, इसको जो यानी टीचिंग करने का जो सिद्धांत है, जो उसूल है, उस पर हम बात करेंगे। किस तरह ज़बान सिखाया जाता है और किस तरह ज़बान सिखाना बेहतर होगा और किस तरह से इसका उसूल बताया गया है, उस हिसाब से हम बात करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और इसी से हम जो है आपको जो है कुछ मारूजी सवाल भी हम आज नहीं बल्कि नेक्स्ट डे हम कराएंगे, ताकि जो है आप पेडागोजी से रिलेटेड और कुछ ज़बान के मतलब इसमें से हम मारूजी सवाल कराएंगे ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए चलते हैं। सबसे पहले हम जो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले दिया है मुहर्रिकात का उसूल, ठीक है। यहाँ पे भाषा यानी ज़बान की तदरीस में सबसे पहले जो दिया है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन दिया है, यानी मोटिवेशन के बिना आपका दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप जो है सीख नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और आपके अंदर अगर मोटिवेशन आप बच्चे के अंदर आप नहीं दे रहे हैं, मोटिवेशन नहीं कर रहे हैं, तो जो है बच्चा जो है सीखने के लिए जो है वो जो है दिलचस्पी नहीं लेगा। इसीलिए जो है सबसे पहला यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन दिया है। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं, मोटिवेशन का क्या क्या फ़ायदा है, इन पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पे दिया है, पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि यह ज़बान के तालीम का मरकज़ है। यानी ये क्या है? ज़बान के जो तालीम है यानी शिक्षा, यह भाषा की जो शिक्षा है उसका जो ये क्या है? सेंटर है, केंद्र है, ठीक है। सेंटर केंद्र है। ये जो है आपका जो ज़बान की तालीम का मरकज़ है, यह ज़बान की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मोटिवेशन क्या करता है? ज़बान की तरक्की में क्या करता है? अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में यहाँ पे दिया है कि ज़बान सीखने के लिए यह पेशगी शर्त है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि सीखने वालों की मुहर्रिकात के लिए मुख्तलिफ तकनीकों का इख्तियार करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाता है। यहाँ पे चाहिए दिया है, ठीक है, इख्तियार करना चाहिए। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल से हम ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे आपका बेदार करने की तकनीक, यानी आपका बेदार करने की तकनीक बताया जा रहा है कि आपका जो अराउजिंग टेक्निक है, इस पर हम यहाँ पे दिया है मिसाल के तौर पर। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट दिया है कि आमोजगार हर बार जोश व खरोश नहीं दिखाते। क्या है कि एक जो विद्यार्थी है, एक जो आपका शिक्षार्थी है, एक जो स्टूडेंट है, वो क्या है, हर बार जो है जोश व खरोश नहीं दिखाते हैं। कभी वह जो है मायूसी है, वो जो है उनके जो बैकग्राउंड है वो जो है बहुत तरह के बैकग्राउंड से आते हैं। कभी हो सकता है उनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए घर के प्रॉब्लम से वो क्या है, मतलब बहुत बेहतरीन से नहीं आते हैं, वो जोश खरोश से नहीं सीखते हैं, जोश खरोश नहीं दिखाते हैं। वो जो है कभी मायूस रहते हैं तो कभी उदास रहते हैं। इसी तरह का जो है माहौल होता है। तो वो जब उदास रहेगा या फिर मायूस रहेगा तो वो जो है सीखने के लिए जो है वो आमादा नहीं होगा, वो जो है बहुत बेहतर सीख नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पे यही बात यहाँ पे इस पॉइंट को लिया गया है कि आमोजगार जो है हर बार जो है जोश व खरोश नहीं दिखाते। इस तरह जो है उन्हें बेचैनी, ठीक है, बेचैनी, मायूसी या फिर मतलब गैर फाली है, यानी इनएक्टिवनेस, ठीक है। ये जो है उनका जो है ये होता है मायूसी, गैर फैली की जो है कैफियत से बेदार किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी ये सब चीज़ से जो है उनको बेदार किया जाना चाहिए। यह बसरी या समई, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि यह जो है बसरी या फिर समई बसरी आलात या फिर आपका जो वर्जिश जैसे खेल के इस्तेमाल से किया जा सकता है। यहाँ पे आपका जो है जो मायूसी है या फिर आपका बेचैनी है, इसको जो है दूर करना जो है, इसको बेदार करना ही आपका जो है करना किया जाना चाहिए। और बेदार करने के लिए भी यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि कैसे जो है आप जो है बसरी मतलब उसको बेदार कर सकते हैं। बसरी या फिर समई बसरी आलात, यानी जो कुछ आपका सुनने का हो या फिर आपका जो खेल होता है, जैसे खेल
के इस्तेमाल से इसको दूर किया जा सकता है। कुछ आपका क्लास में कुछ आपका मान लीजिए कुछ भी आप गतिविधि कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, या फिर कुछ समई बसरी आलात मान लीजिए कुछ सॉन्ग मतलब ये कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, उसमें फिर कुछ कहानी, बहुत सारा इसमें जो है बेदार करने का बहुत सारा टेक्निक है। लेकिन यहाँ पे दिया है जैसे वर्जिश हो गया, जैसे खेल के इस्तेमाल से जो है इसे यानी उसकी मायूसी को, गैर फैली को जो है दूर किया जा सकता है। तो यहाँ तक दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है तवक्का की तकनीक यानी इसका एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, टेक्निक यहाँ पे है कि इसका पॉइंट दिया है कि सीखने के अमल के अहदाफ में, ठीक है, सीखने के अमल के अहदाफ को आमोजगारों पर वाज़ेह किया जाना चाहिए, इससे उनके मकसद के हुसूल की उम्मीद पैदा होगी। क्या है, सीखने के अमल के अहदाफ को जो है आमोजगारों पर वाज़ेह किया जाना चाहिए, ठीक है, इससे उनके मकसद के हुसूल की उम्मीद जो है पैदा होगी। अब अगला अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका तरगीबी तकनीक। ठीक है, यहाँ पे दिया है तरगीबी तकनीक यानी आपका इंसेंटिव टेक्निक दिया है। इसमें दिया है कि आमोजगारों के मुहर्रिक के लिए जैसे तारीफ, इनाम, तारीफ या सजा को अपनाना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है, आमोजगारों की यानी मोटिवेशन के लिए आपका जो दिया है, मोटिवेशन के लिए जैसे आपका जो तारीफ, सबसे पहले तारीफ दिया है, उसके बाद इनाम दिया है, फिर तारीफ या सजा को अपनाना चाहिए। यहाँ पे सजा को अपनाना चाहिए, सजा भी बहुत मतलब कम आप अपनाएंगे। यहाँ पे सजा देना एक ये जो है नहीं है अभी का इसमें, ठीक है, लेकिन सजा भी उस तरह का होना चाहिए जो कि बच्चे के मतलब इसको उसका जो व्यक्तित्व को हो उसको ठेस ना पहुंचे, ऐसी जो है आपको जो है ये होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मार रहे हैं या फिर पीट रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सजा का जो है प्रावधान दोस्तों बिल्कुल नहीं है। ऐसा सजा जो बिल्कुल ही मतलब आसान है और बिल्कुल जो है उसके मन को ठेस ना पहुंचे, उनके व्यक्तित्व को ठेस ना पहुंचे, ऐसा जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन जो है सजा बिल्कुल ही दूर ही रखिए इसको। सजा का बात जब भी आएगा दोस्तों यहाँ पे आपका सी टेट में जो भी मतलब ये होगा या फिर एमपी टेट में जो भी कोई भी टेट में हो, जब सजा का बात आएगा दोस्तों तो सजा वाला बात जो है आपको तालिब इल्म को सजा नहीं देना है, बल्कि उसको खेल, तारीफ, इनाम, फिर यही सब से जो है उसको सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे सजा वाला बात जो है हमको थोड़ा सा अलग लगा, इसलिए आप जो है यहाँ पे इस बात को आप ना लें। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आदत की तश्कील का उसूल। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन आपका यहाँ पे दिया है कि आपका जो आदत की जो तश्कील है, तो यहाँ पे है कि पाल्मर के मुताबिक, ये एक माहिरीन तालीम है, इनका जो कहना था उनके मुताबिक जो है ज़बान सीखना बुनियादी तौर पर आदत की तश्कील व तामीर का मतलब अमल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तश्कील आपका जो यहाँ पे फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन यानी तश्कील, आपका जो संप्रेशन है, तश्कील मतलब आप जो है तश्कीली महारत हो या फिर आपका इस तरह जो मतलब संप्रेशन स्किल है, उस तरह से जो है ज़बान सीखना बुनियादी तौर पर आदत की तश्कील व तामीर का अमल है। ठीक है, यानी एक ऐसा अमल जिसके दौरान हम नई आदत हासिल करते हैं। क्या, जिसके दौरान हम जो है नई आदत हासिल करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। मादरी ज़बान में आदतें लाशऊरी तौर पर बनती है, जबकि मादरी ज़बान में क्या है, आदतें लाशऊरी तौर पर बनती है, जबकि आपका जो यहाँ पे दिया है, जबकि गैर मुल्की ज़बान आपका मान लीजिए अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो इस ज़बान में जो है यानी फ़ॉरेन लैंग्वेज में शऊरी तौर पर बनती है, शऊरी तौर पर बनती है। यहाँ पे वहाँ पे गैर शऊरी में बन रहा था और यहाँ पे जो है शऊरी तौर पर बनती है। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे देखिए लाशऊरी में बन रहा था, लेकिन यहाँ पे जो शऊरी तौर पर बनता है यानी फॉरेन लैंग्वेज में। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, तकलीद। तकलीद का मतलब दोस्तों नकल करना होता है। ठीक है, तकलीद का उसूल आपका जो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन यानी नकल। ठीक है, एक बच्चा जो है तकलीद से जल्दी सीखता है, नकल से भी सीखता है। अगर एक बच्चा आपके घर में है तो आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वो भी क्या करता है कि वो भी करने का कोशिश करता है उस काम को, भले हो या ना हो अलग बात है, लेकिन उस काम को वो करने का कोशिश करता है। तो यानी वो जो है नकल करने का कोशिश करता है, और बच्चा सबसे ज्यादा नकल से ही सीखता है, नकल करके सीखता है। ठीक है, तो एक बच्चा तकलीद से जल्दी सीखता है, वह अपनी मादरी जबान अपने वालिदैन, रिश्तेदारों और असातिज़ा की तकलीद से सीखती है। यहाँ पे वह मादरी जबान से सीखा है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह जो अपनी मादरी जबान
अपने वालिदीन से या फिर रिश्तेदारों से या असातिज़ा से, मतलब असातिज़ा की तकलीद से सीखता है या सीखती है। ये जो है यहाँ पे इस पॉइंट का आप देख लीजिए। चलिए अगला पॉइंट है यहाँ पे कि एक बच्चा अपने उस्ताद की बहुत ज़्यादा नकल करता है। सही बात है दोस्तों, एक जो है उस्ताद का नकल, यानी एक उस्ताद है और उनके जो शागिर्द है, उनका जो तालिब इल्म है, उनका जो स्टूडेंट है, वो जो है अपने उस्ताद का ज़्यादा से ज़्यादा नकल करता है। इसलिए उस्ताद को बच्चों के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनना चाहिए। इसलिए जो है एक अच्छे यहाँ पे आपका जो एक ये सिलेबस में जो आपका एक मॉडल है कि एक अच्छे शिक्षक की विशेषता, उसमें आप जो इसको ऐड कर लीजिए कि एक टीचर को जो है, एक उस्ताद को जो है बच्चे के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनना चाहिए। ये भी आपका जो है क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको आप जो है जहन नशीन कर लीजिए ताकि आपको जो है बेहतर से बेहतर आपको नॉलेज मिल सके और आप जो है बेहतर से बेहतर कर सके एग्जाम में। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका है ज़बानी नुक्ता नज़र का उसूल, आपका जो प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। ठीक है, आपका यहाँ पे है कि यह जो है सीखने ज़बानी आपको जो है नुक्ता नज़र का उसूल, यहाँ पे जो है इसका जो विशेषता है वो हम देख लेते हैं। विशेषता यहाँ पे दिया है कि यह सीखने का तेज तरीन क्विकेस्ट तरीका है। यानी आपका जो ज़बानी, इसमें क्या होता है कि सीखने का तेज तरीन तरीका है। तकरीर सीखने वालों को सीखने की तरगीब देती है। यानी आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, तकरीर सीखने वालों को जो है सीखने की तरगीब देती है। असबाक का तारुफ तकरीरी असबाक से शुरू होना चाहिए। यानी असबाक का जो तारुफ है तकरीरी असबाक से शुरू होना चाहिए, क्योंकि ज़बान सीखने में तकरीर बहुत ज़रूरी है। ज़बान सीखने में क्या, तकरीर बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अगर तकरीर कर रहे हैं तो ये भी आपका जो है तकरीर आप सुन के भी सीख रहे हैं, तो ये जो है तकरीर आपका ज़बानी, आपका जो हम बोल रहे हैं फिर आप उसको क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ज़बानी बोल रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो ये भी एक तकरीर जो है असबाक से शुरू होना चाहिए, क्योंकि ज़बान सीखने में यह तकरीर जो है बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे है कि तकरीर पढ़ने और लिखने से पहले होनी चाहिए। पर तकरीर जो है, आप जो किसी विषय को अगर पढ़ा रहे हैं तो उस पर जो है कुछ जो है दिलचस्पी बनाने के लिए उस विषय का क्या करना है, उस विषय का कुछ जो है मतलब जो ये होता है अहमियत होता है, उस विषय को जो है दिलचस्प बनाने के लिए कुछ कहानी के ज़रिए या फिर कुछ आपको जो है कुछ ऐसा मिसाल के तौर पर मतलब तकरीर के तरह जो है बयान करना चाहिए। ठीक है, तकरीर मतलब बोलना होता है दोस्तों, उस तरह से बोले कि बच्चे जो है आपको उस विषय में जो है बहुत ही दिलचस्पी से सुने और उस विषय से जो है रुचि ले, ताकि जो है वो क्या करे, उस विषय से रुचि ले और उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। बस यही बात है कि आपको जो है यहाँ पे पढ़ने और लिखने से पहले होनी चाहिए। तकरीर क्या, पढ़ने और लिखने से पहले होनी चाहिए। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम देखते हैं मश्क और मश्क का उसूल, यानी आपका जो प्रैक्टिस है, यानी मश्क और मश्क का प्रैक्टिस है, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। ठीक है, यहाँ पे है मश्क आपका जो है प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है आपका जो जबान सीखने में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो उदाहरण दिया है, यहाँ पे दिया है कि कहा जाता है कि मश्क कहा जाता है कि मश्क इंसान को कामिल यानी परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस, सही बात है, प्रैक्टिस इंसान को क्या करती है, परफेक्ट यानी परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है। जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है कि जबान आदत की तामीर का अमल है। जबान क्या है, आदत की तामीर का अमल है और आदत मशकों से आती है। यानी आदत जो है आपका क्या, आदत किससे आती है, प्रैक्टिस से आती है, मशकों से आती है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे दिया है कि आपको यहाँ पे दिया है कि सीखने वालों को क्या है, सीखने वालों को काफ़ी मश्क फराहम की जानी चाहिए। जो सीख रहा है उसको जो है प्रैक्टिस का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मश्क जो है फराहम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करने का जो है मौका फराहम करना चाहिए। ये यहाँ पे इस बात को क्लियर किया है। चलिए अगला पॉइंट है यहाँ पे मुनासिब वक्फ़ों पर चीज़ों की तकरार करनी चाहिए। मुनासिब वक्फ़ों पर जो है चीज़ों की तकरार करनी चाहिए। और यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि सीखने की फितरी तरतीब का उसूल, यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। ठीक है, इस पर हम बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना यहाँ पे आपको जो है दिया है कि आपके सिलेबस में है 4 महारतों पर जो है यानी पकड़ और उसका जो मूल्यांकन है 4 महारतें दिया हुआ है। तो इस बात को आप जो है बहुत जो है इंपॉर्टेंट समझेंगे, इसलिए कि यहाँ पे जो है आपका LSRW, ठीक है, ये जो है 4 महारत का जो है आप इसको याद रख लीजिएगा और इसका जो है इसी तरह का जो है इसको जो है तरतीब वाइज जो है आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एल मतलब आपका हो गया आपका जो ये होता है
इसमें जो सुनना होता है लिसनिंग होता है, ठीक है। एल मतलब आपका सुनना होता है, और एस मतलब आपका स्पीकिंग होता है, और आर मतलब आपका जो रीडिंग होता है, और डब्ल्यू मतलब आपका राइटिंग होता है। इस बात को आप तरतीब से लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और ध्यान में रख लीजिएगा, इसलिए कि यहाँ पे जो 4 महारतें जो दिया है, और जबान में दोस्तों 4 महारत ही होती है, यानी जबान सीखने में यही 4 महारतों का ही काम होता है। अगर आपको हम इस बात पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी स्पीकिंग पे भी आपका क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद ये लिसनिंग में भी आपका क्वेश्चन बनेगा, सुनना बोलने पर भी क्वेश्चन बनेगा, पढ़ने पर क्वेश्चन बनेगा, राइटिंग पर क्वेश्चन बनेगा, तो ये सब चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रखना है, और इस तरतीब से LSRW को याद कर लेना है। आपका जो है बहुत बेहतरीन से आपको जो है ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंट, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले क्या दिया है, सुनना, उसके बाद बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। जबान की 4 बुनियादी महारतें हैं, जबान की क्या है, 4 बुनियादी महारतें हैं। LSRW यानी जबान की जो है, भाषा की जो है 4 बुनियादी महारतें हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट दिया है कि इन महारतों को उनके फितरी तरतीब यानी LSRW के मुताबिक सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा पहले किसी जबान की आवाज़ सुनता है, ठीक है, फिर क्या होता है कि वो बोलता है, और फिर पढ़ना फिर लिखना शुरू कर देता है। यानी आप अगर किसी नए जबान को सीख रहे हैं तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, पहले बच्चा क्या करता है, उस जबान को सुनता है, उस जबान की आवाज़ को सुनता है, ठीक है। फिर जो है वो थोड़ा थोड़ा क्या करने लगता है, बोलने लगता है, बोलता है, फिर क्या करता है, वो फिर धीरे धीरे पढ़ता है, उसका जो हरूफ होता है वो पढ़ता है, फिर क्या करता है, वो लिखता है। तो लिखने वाला बाद में, पहले सुनना, बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ये 4 जो है आपका महारतें हैं जुबान का, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है सूरत हाल के नुक्ता नज़र का उसूल। यहाँ पे आपको दिया है सूरत हाल यानी आपका प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशन, सिचुएशनल अप्रोच, ठीक है, यहाँ पे दिया है। तो इसका चलिए हम महारतें को देखते हैं। सबसे पहले दिया है यहाँ पे कि जबान सिखाने का एक फितरी तरीका है। ये क्या है, प्रिंसिपल यानी सूरत हाल के नुक्ता नज़र का उसूल यानी प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, ठीक है। यह जबान सिखाने का एक फितरी तरीका है, यानी यह जो जबान सिखाने का एक क्या है, नेचुरल तरीका है। बच्चा जबान बहुत अच्छी तरह सीखता है जब उसे यानी माना खैज हालत में पढ़ाया जाता है, यानी बच्चा उसी वक्त सीखता है जब माना खैज हालत में जो है पढ़ाया जाता है। अगला इसे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है यानी आपका शय मतलब चीज होता है। तस्वीर आपका जो तस्वीर हो गया, इशारों और आमाल की मदद से, इशारों या फिर आमाल की मदद से सूरत हाल यानी पैदा की जा सकती है। आपका जो ये सूरत हाल किस तरह पैदा की जा सकती है, शय मतलब चीज़ों से, तस्वीर से, किसी की तस्वीर से, फिर इशारों से या फिर आमाल की मदद से जो है कि आप कुछ कर रहे हैं हाथ से या फिर कुछ इशारों की मदद से जो है ये जो सूरत हाल पैदा किया जा सकता है। इससे भी बच्चा जो है बहुत अच्छा सीखता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, मादरी जबान के इस्तेमाल का उसूल। यहाँ पे हम बात करेंगे मादरी जबान के इस्तेमाल का उसूल, यानी मादरी जबान का इस्तेमाल किस तरह करना है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट दिया है कि बहुत से माहिरीन लिसानियत गैर मुल्की जबान को सिखाने में मादरी जबान के इस्तेमाल के खिलाफ हैं। यानी आपका जो बहुत सारे माहिरी लिसानियत है, ये मतलब बहुत सारे यहाँ पे बहुत से माहिरीन, ठीक है, ये बताया जा रहा। तो वहाँ पे जो ये बताया जा रहा है उनका जो मानना है और उनका कहना यह है कि गैर मुल्की ज़बान, जैसे आपका अगर मादरी ज़बान उर्दू है, ज़बान सिखाने यानी गैर मुल्की ज़बान आप अगर अंग्रेजी सीख रहे हैं तो सिखाने में मादरी ज़बान के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ है, यानी आपको जो है उर्दू ज़बान के इस्तेमाल के वो ख़िलाफ़ हैं। लेकिन पी गोरे, यहाँ पे जो है पी गोरे का कहना है कि आपका जो, लेकिन पी गोरे के मुताबिक जो है उनका कहना है पी गोरे का कि मादरी ज़बान की तालीम और गैर मुल्की ज़बान की तालीम एक दूसरे की जो है मदद और हिमायत कर सकती है। बिल्कुल सही बात है इनका भी कहना जो है, इसलिए कि जो है मादरी ज़बान जब तक आप नहीं बोलेंगे तो दूसरी ज़बान पर आप जा भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते हैं। इसलिए इनका कहना है कि जो है मादरी ज़बान की तालीम जो है और गैर मुल्की ज़बान की तालीम जो है एक दूसरे की क्या है, मदद और हिमायत कर सकती है, मदद और हिमायत कर सकती है। चलिए अगला पॉइंट है यहाँ पे, जब क्लास में मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जब क्लास में मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो सीखने वाले हिचकिचाते
हिचकिचाते और हौसला शुक्न हो जाते इस मसले को मुख्तलिफ तरीकों और हिकमत अमलियों को अपनाकर हल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है, जब क्लास में क्या होता है कि मादरी जबान का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो सीखने वाले क्या होता है, हिचकिचाते हैं, कुछ उसको समझ में नहीं आता है, हौसला शुकन हो जाते हैं, यानी हौसला कम हो जाता है, और इसके मसले को मुख्तलिफ तरीकों और हिकमत अमलियों को अपना कर हल किया जा सकता है। यानी ये जो मसला है इनका जो है मुख्तलिफ जो मतलब हिकमत अमलियों से जो है यहाँ पे हल की निकाला है, तो यहाँ पे जो सीखने को मज़ीद मुश्किल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है कि यानी अपना जो है अपना कर जो है हल किया जा सकता है, जो सीखने को मज़ीद मुश्किल बना देते हैं, सीखने को क्या है मज़ीद मुश्किल बना देते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है कि आसान दर्जा बंदी के अंदाज में हदफ। ठीक है, यहाँ पे हदफ मतलब एक लक्ष्य होता है, यानी आपका लक्ष्य होता है कि अगर आप उर्दू ज़बान बोल रहे हैं और आपको जो है अंग्रेज़ी ज़बान यानी सीखना है, तो आपका लक्ष्य आप एक क्या हो गया, यानी अंग्रेज़ी ज़बान क्या है आपका एक लक्ष्य है, हदफ ज़बान यानी लक्ष्य ज़बान सीखने का, यहाँ पे लक्ष्य भाषा लक्ष्य यानी लैंग्वेज यहाँ पे बताया जा रहा है। यानी आसान दर्जा बंदी के अंदाज में हदफ ज़बान से मालूमात मादरी ज़बान के असर को कम करने में मदद कर सकती है। यहाँ पे इनका कहना है कि आपका जो हदफ ज़बान से मालूमात मादरी ज़बान के असर को, यानी हदफ ज़बान से जो मालूमात हुआ है, लफ्ज़ ज़बान से जो मालूमात हुआ है, मादरी ज़बान के क्या असर को जो है कम करने में मदद कर सकती है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं कि मादरी ज़बान का मुकम्मल इस्तेमाल गैर मुल्की ज़बान के हुसूल में सहूलत फराहम कर सकता है। यहाँ पे इस बात को क्लियर किया है कि मादरी ज़बान को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, मादरी ज़बान का जो है मुकम्मल इस्तेमाल जो है गैर मुल्की ज़बान के हुसूल में सहूलत मतलब फराहम कर सकता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है इनफरादी फ़र्क और ताददी। ठीक है, ताददी नुक्ता नज़र को अपनाने का उसूल। यहाँ पे क्या दिया है कि यह एक कायम शुदा हकीकत है कि कोई भी दो अफराद क्या है, कोई भी दो आदमी, कोई भी दो इंसान अपने रवैयों और अहलियत और रुझानात में एक जैसे नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी दो फर्द अपने रवैये या फिर अपनी अहलियत या फिर अपने आदात या फिर अपने रुझानात में जो है एक जैसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है इनफरादी यानी फ़र्क समाजी। आपका जो इनफरादी फ़र्क समाजी, सकाफ़ती और इक्तिसादी आपका इकोनॉमिक पहलुओं की वजह से हो सकता है। यानी इनफरादी फ़र्क जो है समाजी या फिर सकाफ़ती या फिर इक्तिसादी इकोनॉमिक पहलुओं की वजह से हो सकता है। यहाँ पे इस बात को क्लियर किया है कि हो सकता है कि आपका जो समाजी वो आप अलग समाज से हैं, हम अलग समाज से हैं, या फिर आपका जो सकाफ़ती है इकोनॉमिकल आपका जो ये है इस तरह से जो है हो सकता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है टीचर को सीखने को, यानी टीचर को सीखने को बामाना बनाने के लिए मुख्तलिफ हरबों, हिकमत अमलियों और ताददी यानी मल्टीपल तरीकों को अपनाना चाहिए। यानी टीचर को सीखने को, यानी जो टीचर सिखा रहा है और फिर सिखाने को क्या करना चाहिए, बामाना यानी माना के हिसाब से मानावार जो है बनाने के मुख्तलिफ हरबों और हिकमत अमलियों, यानी बहुत तरह के जो है उनको जो है तरीका अपनाना चाहिए, और मल्टीपल तादाद यानी आपका जो तादादी है यानी मल्टीपल आपका जो तरीका है उनको जो है अपनाना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है ज़्यादा सीखता है। इसलिए जो है सिर्फ एक तरीके से नहीं, यानी आपको तरीका जो चेंज करते रहना चाहिए, मुख्तलिफ हरबों और हिकमत अमलियों यानी बहुत सारा तरीका है उससे जो है सिखाना चाहिए, इससे जो है ज़्यादा बच्चा सीखता है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे है, हमें यह जहन में रखना होगा, हमें क्या जहन में रखना होगा कि जो पढ़ाया जाता है वह नहीं सीखा जाता, जो पढ़ाया जाता है वह नहीं सीखा जाता, क्योंकि सीखने वाले मुख्तलिफ सलाहियतों शख्सियतों के मालिक। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं दोस्तों, तब हमको समझ में आएगा। यहाँ पे दिया है कि हमें यह जहन में रखना होगा, यानी हमें यह जो है याद रखना होगा कि जो पढ़ाया जाता है वह नहीं सीखा जाता, जो पढ़ाया जाता है वह नहीं सीखा जाता, क्योंकि सीखने वाले मुख्तलिफ सलाहियतों शख्सियतों के मालिक होते हैं। यानी जो सीखने वाले होते हैं वो क्या है, मुख्तलिफ सलाहियतों और जो शख्सियतों के क्या है मालिक होते हैं, वो जो है बहुत तरह के होते हैं, उनका ताल्लुक मुख्तलिफ पस मंजर से होता है।
यानी मुख्तलिफ पस मंजर, आपका जो बैकग्राउंड है मुख्तलिफ बैकग्राउंड से होता है। यानी आपका जो है यहाँ पे जो सीखने वाला है वो हर तरह का चीज़ होता, मतलब हर तरह का होता है। एक क्लास में आपका जो ये होता है समावेशी क्लास इसको कहा जाता है, तो वहाँ पे जो है आपका हर क्लास का बच्चा आता है। एक आपका अमीर भी बच्चा आता है, गरीब भी बच्चा आता है, और एक ऐसा होता है कि वो जो है मंद बुद्धि भी बच्चा आता है, और एक वह होता है जो आपका बहुत जो है यानी जहीन बच्चा भी आता है। और जो है इस तरह का जो है बहुत सारा बच्चा, यानी बहुत मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, बहुत मुख्तलिफ उनका जो शख्सियत है, मुख्तलिफ उनका जो बुद्धि IQ है, लेवल है, इस तरह का जो बहुत सारा बच्चा आता है। तो इसलिए जो यहाँ पे इस बात को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पढ़ाया जाता है वह नहीं सीखा जाता, क्योंकि सीखने वाले मुख्तलिफ सलाहियतों और शख्सियतों के मालिक होते हैं, और उनका ताल्लुक जो है मुख्तलिफ पस मंजर से होता है, मुख्तलिफ जो है यानी बहुत सारा बैकग्राउंड से होता है। इसलिए यहाँ पे इस बात को दिया गया है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, इंतखाब और दर्जा बंदी का उसूल, यानी सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्शन और ग्रेडेशन, इंतखाब और दर्जा बंदी का उसूल यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेंगे कि सादा और ठोस अशिया, यानी आपका सादा और ठोस चीज़ें, यानी मवाद को पहले पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पे मवाद को पहले पढ़ाना यानी पढ़ाया जाना चाहिए, और फिर जो है पेचीदा और तजरीदी चीज़ें, यानी आपका सादा से पेचीदा, ठोस से मुसर्रद की तरफ जो है जाना चाहिए। यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि सिलेक्शन एंड जो है ग्रेडेशन का मतलब यहाँ पे दिया है कि यानी ठोस अशिया, आपका जो है मवाद को जो है पहले पढ़ाया जाना चाहिए, फिर पेचीदा, यानी पहले जो चीज़ यहाँ पे ठोस है, जो चीज़ें आपको दिख रहा है उसके बारे में पढ़ाना चाहिए, फिर जो है पेचीदा और तजरीदी चीज़ें, यानी जो आपका पेचीदा है मतलब उस चीज़ों के बारे में यानी पढ़ाना चाहिए। यहाँ पे फिर यहाँ पे क्लियर किया है कि यानी सादा से पेचीदा और ठोस से मुजर्रद की तरफ जाना चाहिए। यानी सादा से पेचीदा, यानी आपका आसान से यानी भारी की तरफ जाना चाहिए, और यूं अगर बोला जाए तो यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और इस तरह से जो यहाँ पे इस बात का यहाँ पे जिक्र किया है कि यानी सादा से पेचीदा की तरफ जाना चाहिए, यानी आसान से भारी की तरफ, आसान से थोड़ा सा पेचीदा की तरफ जाना चाहिए। जब बच्चा आसान से सीखेगा तब धीरे धीरे उसको जो है दिलचस्पी बढ़ेगा और जो है नई जानकारी की तरफ जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि ज़रूरी लफ्जियात और ज़बान के बुनियाद। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि ज़रूरी लफ्जियात और ज़बान की बुनियादी साख्त पहले पढ़ाई जानी चाहिए। जो ज़रूरी लफ्जियात है और ज़बान की जो बुनियादी साख्त है पहले पढ़ानी चाहिए। ज़ख़ीरे अल्फाज और साख्त का इंतखाब और दर्जा बंदी और उनकी ताअद्दुद यानी कसरत, अफादियत, उसके बाद तदरीसी सलाहियत और मुश्किल की सतह पर मुनहसर होनी चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले लफ्जियात को पहले पढ़ाया जाना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले लफ्जियात को पहले पढ़ाना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे दिया है निसाब, यानी आपका करिकुलम है, और इसको किस तरह से पढ़ाना है यहाँ पे इस बात को जिक्र किया है। तो चलिए हम निसाब यानी करिकुलम है क्या चीज़, इसको हम समझ जाते हैं। अभी हमने समझ लिया कि ज़बान क्या है, और ज़बान का जो पढ़ाने का उसूल है, ज़बान का जो शिक्षण सिद्धांत है, उनको हम समझ चुके हैं, और आई होप आपको भी जो है समझ में आ चुका होगा। अब हम जानेंगे करिकुलम क्या है, निसाब क्या है। ठीक है, इस बात को आप जो है बहुत ही VVI से लेंगे। करिकुलम जो है बहुत ही इसमें जो है कन्फ्यूज़न रहता है करिकुलम और सिलेबस में। तो चलिए हम पहले निसाब को समझते हैं, करिकुलम को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है निसाब लफ्ज़ जो है, एक जो है लफ्ज़ निसाब एक लातीनी लफ्ज़ है। किसका लफ्ज़ है? लातीनी लफ्ज़ है, यानी लैटिन का जो है यहाँ पे दिया है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपका और करिकुलम क्या है? क्यूरर से बना है, क्यूरर से माखूज यानी क्यूरर से इसे अखज किया गया है, और डेरिवेट है जिसके माना है रास्ते या फिर दौड़ना। जिसके माना क्या है? रास्ते या फिर दौड़ना के जिसके ज़रिए एक फ़र्द अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचता है। अगर आप एमपीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्या है? एक सिलेबस दिया गया है, और आप उस सिलेबस से ही एक रास्ता दिया गया है, उस रास्ते से ही आप दौड़कर अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे। तो यही आपका करिकुलम हो गया। ठीक है, यह आपका जो है मंजिल मकसूद हो गया। यानी करिकुलम आपका जो है क्या है? एक जो है आपका डेस्टिनेशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए जो है ये दौड़ना हुआ। करिकुलम का मतलब ही है दौड़ना, और एक जिसके मतलब ज़रिए जो है एक फ़र्द अपनी मंजिल मकसूद तक, यानी रास्ता भी है और दौड़ना भी है, मंजिल मकसूद तक जो है रास्ते से दौड़कर जो है पहुँचता है।
चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि गोया तालीम मंजिल मकसूद यानी डेस्टिनेशन तक दौड़ना दौड़ लगाकर पहुँचने का नाम है। यानी आपका जो डेस्टिनेशन है गोया तालीम, तालीम ही क्या है, मंजिल मकसूद यानी तक दौड़ लगाकर जो है पहुँचने का नाम है। यहाँ तक आपका करिकुलम यहाँ पे दे दिया गया है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है यानी किसी मंजिल या हदफ को हदफ लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो अमल किया जाता है उसे निसाब कहते हैं। यानी किसी मंजिल को या फिर हदफ को हासिल करने के लिए जो अमल किया जाता है उसे हम निसाब कहते हैं। निसाब एक आला है। निसाब क्या है? एक आला है जिसके ज़रिए तलबा में मखसूस किस्म की आदात व रुझानात की नशोनुमा होती है। ये जो है आपका निसाब क्या है? एक आला है, ठीक है, जिसके ज़रिए आपका तलबा में मखसूस किस्म की जो है आदात और रुझानात की जो है नशोनुमा होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। रीज़न ने निसाब की तारीफ यूं की है, यानी यूं की है कि निसाब बच्चों के तजुर्बात से इबारत है और एक तहरीरी तालीमी मनसूबा है जो स्कूल के बच्चों के लिए मुरतब किया गया है। चलिए अगला है यहाँ पे दिया है आपका जो कनिंघम है इनका कहना है कि निसाब की तारीफ इस तरह करते हैं कि निसाब एक फनकार यानी मुअल्लिम के हाथ में एक आला है जिसके ज़रिए वह अपनी चीज़ को अपने मकसद के तहत बना सकता है। ठीक है, निसाब आमोजश के तमाम अमल पर मुहित है जिसके लिए स्कूल की जिम्मेदारी रखता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे दिया है कि इस तरह हम कह सकते हैं, यहाँ पे दिया है समझाया गया है कि बेहतरीन तरीके से कि इस तरह हम कह सकते हैं कि निसाब के अंदर स्कूल में होने वाली सभी तालीमी अमल शामिल है। निसाब में स्कूल में होने वाली सभी तालीमी अमल क्या है? शामिल है। उर्दू ज़बान की तालीम का ताल्लुक भी स्कूल और बच्चों से है। उर्दू ज़बान का भी जो तालीम का जो ताल्लुक है उसका भी जो है स्कूल से है और बच्चों से है। इसलिए उर्दू के निसाब को उर्दू ज़बान के मकासद का हुसूल का जरिया होना चाहिए। क्या है कि इसलिए जो है उर्दू के निसाब को जो है उर्दू ज़बान के मकासद के हुसूल का जरिया होना चाहिए। यहाँ पे जॉन डीवी का कहना है, जॉन डीवी भी एक जो है साइकोलॉजिस्ट है और इनका जो कहना है जॉन डीवी का कि अगर स्कूल का निसाब बच्चों के तकाज़े, माशरती इक़दार और आज़ादी अमल का हामिल है तो बेहतर। ठीक है, निसाब यहाँ पे दिया है निसाब है, यानी इनका कहना है कि अगर स्कूल का जो निसाब बच्चों के तकाज़े और माशरती इक़दार और जो है उनके आज़ादी अमल का हामिल है, यानी आज़ादी रखता है तो जो है बेहतर निसाब है। निसाब का जदीद तस्वुर यह है कि निसाब स्कूल की दाखिली वो जी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरगर्मियों का जो है ये क्या है? एक मजमुआ है। एक जो है यहाँ पे एक मजमुआ है जो बच्चों के नफ्सियाती तकाज़ों से हम आहंग और माशरती इक़दार आपका सोशल वैल्यूज से मरबूत है। निसाब तालीमी सरगर्मी का एक सिलसिला है जो असातिज़ा और तलबा के बाहमी इश्तिराक आपका म्यूचुअल पार्टनरशिप से बनता है। ठीक है, म्यूचुअल पार्टनरशिप से बनता और मुकम्मल होता है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। किसी ज़बान के खसूसी मकसद ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती और समाजी, अखलाकी और रूहानी तरक्की व नशोनुमा हासिल करना है। तालीमी मैदान में तालीमी मकासद के हुसूल में की जाने वाली कोशिश या सरगर्मी का नाम निसाब है जो कि मुख्तलिफ सरगर्मियों पर मुनहसर होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि निसाब के बुनियादी अज़्ज़ाए मकासद, मज़ामीन, तालीमी तजुर्बात और जो जांच उन अज़्ज़ा पर ही निसाब मुकम्मल होता है। निसाब को तयीन करने वाले कुछ अलग अवामिल हैं जो निसाब को तयीन करने में बुनियादी रोल अदा करते हैं। तो आई होप कि आपको जो है निसाब का जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा। और इसी तरह का यहाँ पे दिया है, मैं दोस्तों इसका जो PDF है वो मैं आपको जो है ग्रुप में भेज दूंगा। अगर आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मैं जो है इस वीडियो के नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और जो है आप PDF पा सकते हैं और इसी तरह जो टेट का तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए